नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको उसकी लिंक देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप भाग 1 पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वो सभी शिक्षक एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, रीट हो, एमपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है वहाँ पर सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लगभग वहाँ पर अभी तक हम 40 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जाकर आप उन सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है किस पर करता है? जो सीखने वाला होता है उसका स्वनियमन निर्भर करता है किस पर करता है? यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर पाएंगे। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगा। जो सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है वो अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर निर्भर करता है। सीखने वाले का स्वनियमन, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। यहाँ पर स्कैफोल्डिंग किसको दर्शाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है इसको आपने पढ़ा होगा कि सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग किसको दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। समावेशी कक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था करना। ये समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं होती है। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग करना, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी और अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, ये समावेशी कक्षा की विशेषता होती है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था ये समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। बुद्धि है। बुद्धि क्या है इसके बारे में आपको बताना है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, एक अकेला और जाति विचार होता है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता होता है या फिर एक विशिष्ट योग्यता होता है। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या फिर निरपेक्ष है? यहाँ पर भाषा विकास के लिए पूछा गया है कि जो प्रारंभिक बचपन काल है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल है वो अति संवेदनशील है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। आकलन। आकलन बच्चों को लेबल करने या कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है या फिर सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो यहाँ पर आकलन के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ये सीखने में सुधार का एक तरीका होता है आकलन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? जाति भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? यहाँ पर आधारभूत सहायता का कौन सा एक उदाहरण है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये एक आधारभूत सहायक का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ पर सर्च करेंगे मेरा घर मेरा स्कूल, तो वहाँ पर एक चैनल आपके सामने खुलेगा जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको सभी एनसीईआरटी बुक का सलूशन मिलेगा। अभी तक हमने लगभग वहाँ पर 40 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर नवा प्रश्न है हमारा कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहाँ रेगिस्तान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या फिर विपर्य चिंतन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। जब एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वहाँ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्तस्थान में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा प्रकार। जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रकार का प्रश्न आपने पढ़ा होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है, शारीरिक विकास के चरण को, संवेगात्मक विकास के चरण को या फिर नैतिक विकास के चरण को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है, ना कि संज्ञानात्मक को या फिर शारीरिक को, ना ही संवेगात्मक को। किसको प्रस्तुत किया है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ये किसके विचार है, किसके द्वारा कहा गया है? स्किनर के, पावलोव के, युंग के या फिर पियाजे के? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा युंग के। याद रखिएगा, ये युंग का विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोमांचकारी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है या फिर गौण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर सामाजिकरण में परिवार की बात हो रही है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है? इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगा कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यहाँ अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन से सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। या फिर अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शिक्षार्थियों में यहाँ अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ये एक प्रकार का समस्यात्मक है क्योंकि
व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र किस प्रकार का होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या फिर समान रहता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तब उनके जो सीखने का वक्र है दोस्तों वो कैसा होता है? बेहतर होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण होती हैं, जन्मजात विशेषताओं के कारण होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यहाँ एक रिक्तस्थान नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यहाँ एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है? क्रमबद्ध और अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कथन है? यहाँ पर एक उचित कथन को आपको पहचानना है। विकास के लिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या फिर विकास पृथक होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकास के लिए एक उचित कथन बताना है। तो राइट आंसर हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये उचित कथन है विकास के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वहाँ कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वहाँ बहुत ही टुनक मिजाज होता है, वहाँ रस्मी व्यवहार करता है जैसे कि हाथ थपथपाना, डोलना आदि, या फिर वहाँ आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यहाँ पर प्रतिभावान शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वहाँ कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। किसकी विशेषता है? एक प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किसके द्वारा बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या फिर अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में जो प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है वो किस प्रकार बढ़ा सकती है कि वहाँ विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है। अधिगम को, एक प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें, या फिर शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक प्राप्त हो, यहाँ केवल एक बार वर्ष के अंतिम में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक प्राप्त हो। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी की है, अनुमति परक की है, सुविधादाता की है या फिर सत्तावादी की। यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है तो राइट आंसर होगा सुविधादाता। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होगी वो सुविधादाता के रूप में होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है। अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या फिर अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल करना जिसमें अक्षमता ना हो उस बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है या फिर एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यहाँ कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है क्योंकि यहाँ अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। या फिर गलत है क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा के लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालयों में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा या फिर श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सुनने में असमर्थ बच्चा है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो जो सुनने में असमर्थ बच्चा है वो भी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।